छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना भी जताई है। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। राजधानी रायपुर में सुबह से ही बारिश हो रही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर से एक्टिव है और भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की संभावना भी जताई है। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। नितेश, रायपुर में भी सुबह से लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना मौसम को लेकर? बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा, सुबह से ही यहाँ पर बारिश हो रही है। करीब 1 घंटा से ज़्यादा का समय हो गया और ये तस्वीर आप दिखाइए, देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बारिश लगातार जारी है और 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। इससे पहले 2 दिन से देखा जा रहा था कि भारी उमस थी और उस उमस के बाद जो कहीं ना कहीं एक टर्फ की आशंका जताई थी मौसम विभाग ने, और फिर वो टर्फ बना और इसके बाद जो है यहाँ पर बारिश हो रही है। लगातार हमने देखा बस्तर में किस तरीके से, सरगुजा में किस तरीके से बारिश हुई, लेकिन जो मध्य अंचल था कहीं ना कहीं वहाँ पर अभी बीच में बारिश का सिलसिला थमा था। तो आज जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था उस मुताबिक बारिश शुरू हो गई है और जो है लगातार घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है। और मध्य छत्तीसगढ़ में और तमाम छत्तीसगढ़ में बारिश का, बूंदाबांदी का, गरज चमक के साथ बिजली का मौसम विभाग का कहना है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश भी हो सकती है और रायपुर में भी सुबह से ही लगातार भारी बारिश हो रही है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए नितीश। और देखिए, आज सीएम विष्णुदेव साय के कई खास कार्यक्रम रहने वाले हैं। मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करने वाले हैं। तो आज सीएम विष्णुदेव साय के कई खास कार्यक्रम रहने वाले हैं। आज पीएम के मन की बात का प्रसारण होना है। इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और इसके अलावा भी कई कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करते नजर आएंगे। इधर आज दीदी के गोद रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण होना है। सीएम विष्णुदेव साय बिहान की दीदियों से संवाद करेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी दीदियों से संवाद करेंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से सीधा संवाद होगा और उनकी सफलता की कहानियां सुनाई जाएंगी। जो बहनें हैं वो अपनी सफलता की कहानियां साझा करने वाली हैं और रेडियो पर इसका प्रसारण भी होगा। तो आज दीदी के गोद रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण होना है। सीएम विष्णुदेव साय बिहान की दीदियों से संवाद करते नजर आएंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी दीदियों से संवाद करने वाले हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जिनसे संवाद सीएम और डिप्टी सीएम करेंगे और उनकी सफलता की कहानियां आज रेडियो के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों तक पहुंचने वाली हैं। इधर रायपुर में बीजेपी के नए पदाधिकारियों की ट्रेनिंग होने वाली है। संगठन के कामकाज की ट्रेनिंग देंगे वरिष्ठ नेता। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन क्लास लेते नजर आएंगे तमाम पदाधिकारियों की और 476 मंडल और 36 संगठन के पदाधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं। संगठन की रीति, नीति और विचारधारा से अवगत कराया जाएगा। संगठनात्मक मजबूती और आगामी रणनीति भी तय की जाएगी। तो जो बीजेपी के नए पदाधिकारी हैं उनकी क्लास लगने वाली है। उनकी ट्रेनिंग आज रायपुर में होने वाली है। आने वाले भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यक्रमों से आगे बढ़ाने की जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा, सभी उसमें है। अलग अलग संगठनात्मक विषयों पर सभी को मार्गदर्शन होगा। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, हम संगठन के कार्यक्रम सभी को कार्यकर्ताओं तक और कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे तक ले जाने की, संगठन के कार्यों को मजबूती से हम प्रभावित कर सके, इस दृष्टि से कार्यशाला। प्रदेश के पदाधिकारी सभी सम्मानीय मंत्रीगण रहेंगे, विधायकगण रहेंगे, हमारे उसमें से जिनकी कार्य योजना में सम्मिलित करने की दृष्टि से सांसदगण। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ नितेश गर्ग जुड़ गए हमारे साथ। नितेश, आज बीजेपी के जो तमाम नए पदाधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंग है। जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, क्लास उनकी लग जाएगी, उसके बाद संगठनात्मक मजबूती कितनी आएगी बीजेपी में? बिल्कुल, देखिए नए पदाधिकारियों की जो है ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग 11 बजे से जो है वहाँ पर कुशाभाऊ कार्यालय में शुरू होगी। 11 बजे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम सभी लोग सुनेंगे सामूहिक तौर पर। उसके बाद 11:30 से कार्यशाला जो है आयोजित की जाएगी। इसमें कौन कौन रहे हैं? भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह वो पहुंच गए हैं। इसके साथ राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, जिनकी आप बात कर रही थी, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। ताज़ा अपडेट विस्तार न्यूज बता रहा है। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव
और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, ये तमाम लोग रहेंगे। तो मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हजारों की संख्या में मंडल से लेकर जिला से लेकर तमाम जगहों के जितने भी पदाधिकारी हैं प्रदेश भर से आहूत किए गए हैं। तो पहले 11 बजे मन की बात कार्यक्रम होगा, उसके बाद 11:30 बजे तमाम पदाधिकारी नेतागण जुटेंगे। स्केड्यूल के मुताबिक अलग अलग जिलावार, मंडलवार और अलग अलग स्तर से अधिकारियों से मेल मुलाकात करने के बाद उनको किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है, किस तरीके से मीडिया में रिएक्ट करना है, किस तरीके से सरकार की योजनाओं को प्रभावी बनाना है, तो ये तमाम चीजें आज वहाँ पर उनके उच्च अधिकारी पदाधिकारी जो है सब कुछ बताते हुए, समझाते हुए नजर आएंगे। किस तरह से संगठन के साथ समन्वय बनाकर आपको चलना है, मीडिया में कैसे रिएक्ट करना है और आपको किस तरह से पलटवार करना है अगर किसी तरफ से कोई बयानबाजी होती है, ये सारी चीजें आज सिखाई जाएंगी। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए नितेश। और इधर बिलासपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वर्गीय काशीनाथ गोरे की स्मारिका का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने काशीनाथ गोरे को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, काशीनाथ जी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी मधुर स्मृतियां हमेशा हमारे साथ रहेंगी। जब जब मैं बिलासपुर आया, उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। उनका जीवन एक प्रेरणा था और भागवत ने काशीनाथ जी को एक संपूर्ण राष्ट्रीय स्वयंसेवक के रूप में प्रस्तुत किया और ये बताया कि कैसे उन्होंने समाज की सेवा की ओर एक आदर्श संघ कार्यकर्ता की भूमिका निभाई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी स्वर्गीय काशीनाथ गोरे की यादों को ताजा किया। और इसी बीच बड़ी खबर बीजापुर से, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। गोरना मनकेरी मार्ग पर 10 किलो आईडी बरामद किया गया है। तलाशी अभियान के दौरान आईडी मिला है और लगभग 80 मीटर लंबी तार से आईडी जुड़ा हुआ था। आईडी को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। तो बड़ी खबर बीजापुर से है, जहां पर सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है और नक्सलियों के जो कायराना हरकत है एक बार फिर से उसे सुरक्षा बल के जवानों ने पूरी तरह से निस्तानाबूद कर दिया। आपको बता दें कि गोरना मनकेली मार्ग पर 10 किलो आईडी बरामद किया गया। तलाशी अभियान के दौरान ये आईडी मिला है और लगभग 80 मीटर लंबी तार से आईडी जुड़ा हुआ था। आईडी को मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया गया, उसे नष्ट कर दिया गया है। और ये जो आप धमाके की आवाज इस वीडियो में सुन रहे हैं, ये जब आईडी को नष्ट किया गया तो ये धमाके की आवाज भी इस वीडियो के साथ रिकॉर्ड कर ली गई है। तो देखिए, बीजापुर में एक बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। लगातार सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता नक्सलियों के खिलाफ मिल रही है। बीजापुर में अब 10 किलो आईडी बरामद किया गया, जिसे डिफ्यूज किया गया है। हमारे सहयोगी युकेश चंद्राकर अधिक अपडेट के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। युकेश, कितनी बड़ी सफलता मानी जाए और अगर कोई चपेट में आता है इस आईडी के तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? इसको बहुत बड़ी सफलता मानकर चलनी चाहिए हमें प्रतिज्ञा, क्योंकि इससे पहले जब माओवादी यहाँ पर अपना दमखम बनाना शुरू किए थे तो ऐसे ही बम धमाकों में लोगों की जान लेने की एक प्रक्रिया शुरू हुई थी। और इस नाते इन चीजों को इसलिए भी गंभीरता से देखना चाहिए कि अगर उस आईडी की चपेट में कोई आम आदमी आ जाए या फिर कोई छात्र आ जाए तो फिर उसकी स्थिति क्या हो सकती है। ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सली जो है अब जब कमजोर पड़ रहे हैं तो वापस अपनी उस पुरानी नीति पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर अब सुरक्षा बल के जवान जो है उस तरह से काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार जो नक्सलियों की कायराना करतूत है, हरकत है, उसको नाकाम साबित करते नजर आ रहे हैं जो सुरक्षा बल के जवान है। बहुत शुक्रिया युकेश तमाम अपडेट के लिए। और इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ड्रग्स पर बड़ा एक्शन हुआ है। ड्रग्स तस्करी करने वाली युवती गिरफ्तार कर ली गई है। मुंबई दिल्ली से रायपुर तस्करी करती थी और हर्ष आहूजा की दोस्त बताई जा रही आरोपी नव्या मलिक, मुंबई से पुलिस ने युवती को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर में ड्रग्स पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। लगातार रायपुर में नशाखोरी पर शिकंजा कसा जा रहा है और इसी बीच एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ड्रग्स तस्करी करने वाली युवती गिरफ्तार कर ली गई है। आपको बता दें कि मुंबई दिल्ली से रायपुर तस्करी करती थी हर्ष आहूजा की दोस्त बताई जा रही है आरोपी नव्या मलिक, जिसे मुंबई से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ नितेश गर्ग हमारे साथ जुड़ गए। नितेश, लगातार जिस तरह से एक्शन और नशाखोरी के खिलाफ रायपुर में देखने को मिल रहा है, एक और बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। कैसे जानकारी मिली इस महिला के बारे में? बिल्कुल, देखिए 23 अगस्त की बात है। 23 अगस्त को जिस तरीके से ड्रग्स के विरुद्ध जो है लगातार क्राइम ब्रांच की टीम और रायपुर पुलिस की टीम काम कर रही थी, उसमें लगातार ड्रग्स के खिलाफ सिंडिकेट को ध्वस्त किया जा रहा था। लीड मिली, 3 लोगों को उस दिन गिरफ्तार किया गया था 27 ग्राम ड्रग्स के साथ।
और फिर वहीं से कहीं ना कहीं तार जुड़ते हैं कि आखिर उनको सप्लाई कहाँ से आती है, और फिर इसकी जो है तफ्तीश की जाती है। और फिर ये रायपुर की निवासी है नव्या मलिक, इसको आखिरकार पुलिस कल गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करती है। तो इस तरीके से रायपुर में कैसे बाहर से ड्रग्स लाई जाए, महिला होने का जो है किस तरीके से फ़ायदा उठाया जाए, तो कहीं ना कहीं एक शादी शकल में ये महिला जो है एक नकाब ओढ़कर ड्रग्स में ढकेलने का काम कर रही थी। इसको पकड़ लिया गया, 3 इसके साथी पहले पकड़े गए थे। तो क्राइम ब्रांच और गंज थाना में जो ये प्रकरण दर्ज हुआ था उसमें ये चौथी आरोपी के तौर पर पकड़ ली गई है। इस तरीके से जो है कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया है और अभी तक 40 से अधिक जो है ड्रग्स का जो काम करते हैं सिंडिकेट जो है, रायपुर जिले की बात कर दीजिए, अन्य जिलों की बात कर दीजिए, लगे हुए जिलों की बात कर दीजिए, उन 40 लोग गिरफ्तार किया गया है। और लगातार रायपुर पुलिस का कहना है कि ड्रग्स जो भी पहुंचाया गया है उसको गिरफ्तार करेंगे। तो एक बड़ी सफलता नशाखोरी के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है और ऐसे में एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बहुत शुक्रिया नितेश तमाम अपडेट के लिए। खबर सुकमा से है, जहां पर एक इनामी समेत 4 नक्सली गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक नक्सली पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 2 टिफिन बम समेत विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और सभी नक्सलियों को जेल भेज दिया गया है। सुकमा के केरलापाल इलाके में ये गिरफ्तारी हुई है। तो सुकमा में एक इनामी समेत 4 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने गिरफ्तार किया है। एक नक्सली पर 2 लाख का इनाम घोषित था और 2 टिफिन बम समेत कई विस्फोटक सामग्री इनके पास से बरामद की गई है। सभी नक्सलियों को न्यायालय में पेश किया गया और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। सुकमा के केरलापाल इलाके में इन सबकी गिरफ्तारी हुई है। इधर सूरजपुर में मुख्य सड़क पर बीच में ही सड़क धंस गई है। बनारस अंबिकापुर मार्ग पर खतरनाक गड्ढा हो गया है। सोनगरा में सड़क धंसने से यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह से प्रभावित है और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। और देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। बीच सड़क पर कैसे ये सड़क धंस गई और अचानक ये खतरनाक गड्ढा बन चुका है। बनारस और अंबिकापुर मुख्य मार्ग है जिस पर यह खतरनाक गड्ढा हुआ है और उसके बाद यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित नजर आई। इधर दंतेवाड़ा में बाढ़ का पानी तो कम होने लगा है, लेकिन लोगों की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। नारायणपुर से दंतेवाड़ा को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे नंबर 5 का पुल बारसूर के पास बाढ़ में टूट गया और इससे आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। तो अब ग्रामीण लोग टूटी पुलिया पर अस्थायी सीढ़ियों के सहारे जोखिम उठाकर रोजमर्रा का सामान लाने और जाने को मजबूर हैं। बारसूर का साप्ताहिक बाजार, जहां करीब 60 गांव के लोग आते थे, अब वो पहुंच से बाहर हो चुका है। बिजली और मोबाइल नेटवर्क जैसी जरूरी सुविधाएं अभी तक यहां पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई हैं। प्रशासन राहत शिविरों में लोगों को शिफ्ट कर रहा है और जरूरी सामान पहुंचा भी रहा है, लेकिन टूटी सड़कें और खराब व्यवस्था जिंदगी को पटरी पर लौटने नहीं दे रही। पुलिया टूट गया तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। घर इधर से क्षेत्र अबुझमाड़ एरिया से लोग आ रहे थे बाजार, तो पुलिया के कारण बहुत परेशानी जा रहा है। सब एक ही बाजार है बारिश। अब बटपाल से आए हैं हम लोग, बारसूर जा रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे गति क्या वाले हैं, जनता उतर भी नहीं पा रहे, बाकी महिला लोग वापस जा रहे हैं, आग घूम रहा है करके। गांव में भी तो यह समस्या है, रोड खराब है, बाकी जगह सब जगह नहीं, मोबाइल भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, सबका परेशानी है। ये दंतेवाड़ा जिले का आखिरी गांव है रेका, जो बस्तर जिले को जोड़ता है और ये बारसूर से बस्तर जिले को जाने वाली सड़क है जो होते हुए बस्तर को जोड़ती है। और प्राकृतिक आपदा ने यहाँ पर अभी आपने देखा होगा किस तरीके से पुल का एक हिस्सा बह गया है और बहुत से पर्यटक हैं जो उस तरफ जाना चाह रहे थे। और इस प्राकृतिक आपदा के बीच में गांव के लोगों ने एक देसी जुगाड़ बनाया है। देसी जुगाड़ देखिए आप, ये एक बांस का टुकड़ा है, यहाँ पे लगाया गया वायर है जिसको पकड़ पकड़ कर लोग चढ़ रहे और उतर रहे हैं। ये बस्तर के हालात हैं जो दंतेवाड़ा जिले का आखिरी गांव है रेका। रौनक शिवहरे, रेका, बारसूर। इधर बलरामपुर और सूरजपुर जिले को जोड़ने वाली खड़गवा कला और खोखनिया पंचायत के बीच जर्जर सड़क की मरम्मत अब शिक्षकों ने खुद ही शुरू कर दी है। फावड़ा और ज्ञाति लेकर सड़क पर उतरे शिक्षकों ने गड्ढे भरने का काम शुरू किया, क्योंकि रोजाना उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए इसी रास्ते से जाना पड़ता है। बरसात में ये सड़क और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे उनकी गाड़ी नहीं चल पाती। कई सालों से खराब इस 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण तो
नहीं हो पाया, ना ही किसी योजना के तहत और ना ही वन विभाग ने इससे लेकर कोई कदम उठाया। अब शिक्षकों ने इस सड़क की मरम्मत का जिम्मा खुद उठाया है ताकि आने जाने में इन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं बलरामपुर और सूरजपुर जिले को जोड़ने वाली खड़गवा कला और खुखनिया पंचायत के बीच की ये सड़क है जिसकी हालत पूरी तरह से जर्जर है। और यहाँ पर जो मरम्मत करते नजर आ रहे हैं वो कोई कर्मचारी नहीं है, ये सड़क बनाने का काम नहीं जानते, ये शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं। ये सड़क किस लिए बना रहे हैं शिक्षक यहाँ पर फावड़ा और ज्ञाति लेकर, क्योंकि रोज वो इसी सड़क के रास्ते होकर, इसी सड़क से होकर स्कूल पहुंचते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन ये जो सड़क है वो पूरी तरह से जर्जर है और इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। किसी योजना के तहत भी इस सड़क का निर्माण नहीं किया गया, जिस वजह से शिक्षकों ने ये कदम उठाया है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। दिलीप, ये जो सड़क है वो आखिर क्यों नहीं बनाई जा रही है? किसी योजना के तहत इस सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से शिक्षक परेशान है और अब खुद ही इस सड़क को बनाने में जुट गए हैं। बिल्कुल सही कहा प्रतिज्ञा आपने कि ये जो सड़क है कई सालों से नहीं बन पा रहा है और अभी तेज बारिश जो लगातार हुई है सरगुजा में, उसके वजह से इस सड़क में चलना मुश्किल हो गया है। शिक्षकों की जो गाड़ियां हैं वो स्कूल तक नहीं पहुंच पाती हैं और कई बार सड़क हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सड़क का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। जबकि पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन सड़कों का निर्माण कराया जा सकता था। जंगल का 1 किलोमीटर के लंबा पैच है, चाहे तो वन विभाग भी कैंपा मत से इसका निर्माण कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी अनदेखी सबसे बड़ी बात है और अनदेखी के कारण इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और शिक्षकों को सिस्टम का आईना दिखाना पड़ा है। कुल मिलाकर अब ये उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष भी हमलावर हो सकता है और आने वाले दिनों में यहाँ पर धरना प्रदर्शन की भी तैयारी चल रही है। बिल्कुल, और उम्मीद है कि जब हम ये खबर दिखा रहे हैं तो प्रशासन की नींद टूटेगी, सड़क का निर्माण कराया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए दिलीप। इधर रायगढ़ में खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी छापेमार कार्रवाई की है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू सिलेंडर उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों से सिलेंडर जब्त कर लिया गया है। खाद्य विभाग ने 3 टीम बनाकर शहर के अलग अलग ठेले, होटल, भोजनालय में छापा मारा और बिना कार्ड के उपयोग हो रहे व्यावसायिक और घरेलू सिलेंडर उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों से सिलेंडर जब्त किया है। मामले में अधिकारियों का कहना है कि लगातार शिकायत मिलने के बाद खाद्य विभाग ने ये कार्रवाई की है और साथ ही गंदे जगहों पर खाद्य सामग्री के निर्माण करने वाले प्रतिष्ठानों को भी चेतावनी दी गई है। रायगढ़ में खाद्य विभाग है छापेमार कार्रवाई कर रही है। जो घरेलू सिलेंडर है उसे व्यावसायिक तौर पर जो उपयोग कर रहे हैं उनके दुकानों में पहुंच रही है। इतनी गंदगी के बीच आप लोग खाते हैं रायगढ़, अगर केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड आते हैं तो ये देख लीजिए, यहाँ से भी खाद्य विभाग की टीम ने सिलेंडर है उसे जब्त कर लिया है। लगातार यहाँ जितने भी दुकान है वहाँ खाद्य विभाग के अधिकारी पहुँच रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। सर कार्रवाई कर रहे हैं, बताएंगे। लगातार समाचार पत्रों में भी छप रहा था कि लाल जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसका उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जा रहा है, तो उसी क्रम में जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर और खाद्य अधिकारी महोदय के दिशा निर्देश पर आज टीम बना के हम लोग जांच करने निकले हैं। अभी केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड में जो भोजनालय हैं और नाश्ता होटल है वहाँ पे हम लोग ने जांच किया है और लाल घरेलू गैस सिलेंडर उपयोग करते हुए पाया है, तो नियमानुसार जब्ती करके कार्रवाई कर रहे हैं। जो लोग भी लाल सिलेंडर का उपयोग करते हैं वो लोग सतर्क हो जाइए क्योंकि रायगढ़ में खाद्य विभाग की टीम है अलर्ट मोड पर आ गई है। अगर आप व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर लाल सिलेंडर यानी जो घरेलू सिलेंडर है उसका उपयोग करते हैं तो खाद्य विभाग पहुंचेगी और उसे जब्ती कर लेगी। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मैं सोनी मालाकार। इधर रायपुर कलेक्टर ने यूपीएससी और सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों की 3 घंटे तक मेगा क्लास लेकर उन्हें पढ़ाया। रायपुर कलेक्टर ने प्रोजेक्ट अनुभव के जरिए जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को पीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निर्देशित भी किया है ताकि अधिक से अधिक बच्चे पीएससी में चयनित हो। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पूरे शिक्षा जगत में हड़कंप मचा है। अधिकारी भी जो है पढ़े लिखे बिल्कुल बड़े लंबे समय बाद अपनी क्लास की यादें ताज़ा करके निकले हैं। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि 3 घंटे रायपुर कलेक्टर ने प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे बच्चों की क्लास ली है, पढ़ाया है, लिखाया है, न जाने क्या क्या। यानी इसका मतलब साफ है कि कोई अभियान है, कुछ बड़ा करने की तैयारी है। 3 घंटे आपने क्लास ली है, क्या है ऐसा मिशन, क्या है ऐसा प्रोजेक्ट कि 3 घंटे पढ़ाना पड़ा? देखिए, यहाँ पर नेतृत्व साधना केंद्र नाम से एक केंद्र हम लोग चलाते हैं समाज के सहयोग से, जिसमें प्रदेश भर के लगभग 120 बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो हम अधिकारियों ने सब बैठकर ये सोचा कि हम सब ने कभी न कभी तैयारी की है
चाहे वो हमारे डिप्टी कलेक्टर्स हों या अन्य अधिकारी हों, सब ने PSC दी है, UPSC दी है, तो क्यों ना इनके अनुभव का लाभ इन बच्चों को दिया जाए। इसी को सोचकर प्रोजेक्ट अनुभव हमने शुरू किया है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी अपने अनुभव के आधार पर बच्चों को विषय विशेष में, जिसमें भी उनकी विशेषज्ञता है, वो हफ्ते में 2 दिन पढ़ाएंगे। इनकी जो रेगुलर क्लास चलती है वो चलेगी। उसके अलावा बच्चों की डिमांड पर कि बच्चे किन चीज़ों में चाहते हैं कि उनको कुछ अलग इनपुट मिले, वो पढ़ाएंगे, जिससे कि ये बच्चे आने वाले समय में प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बन सके। हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हम लोग जब ये सोच रहे हैं कल कौन पढ़ाएगा, तो हमारे अधिकारियों में है कि सर कल हम पढ़ाएंगे, तो बहुत अच्छा एक अनुभव है। देखते हैं। और सैटरडे संडे को है, उस दिन थोड़ा कंपैरेटिवली हम लोगों का वर्कलोड कम रहता है, उन दोनों दिन हम बच्चों के साथ जुड़े। कई लोग आपकी गौरव सिंह है 100 से अधिक प्रोजेक्ट चला रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के तहत इनका मकसद है कि खुद प्रशासनिक सेवा के चयनित जो अधिकारी हैं वो पहुंचे, बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ाई के बाद जो है वो भी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बन सकें, ये प्रयास है। बहरहाल देखना होगा कि इस प्रयास के किस तरीके से परिणाम आते हैं, लेकिन अच्छा कदम है, अच्छी पहल है और इससे बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। इधर 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ ने बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों में तबाही मचा दी, जहां कई पुल पुलिया बह गए और जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया। लेकिन इसी संकट के बीच दंतेवाड़ा बस्तर की सीमा पर बसे रेखा गांव की बच्चियों ने शिक्षा के प्रति अद्भुत जज्बा दिखाया है। बाढ़ के कारण टूटे पुल और कठिन रास्तों के बावजूद वे स्कूल पहुंची और पढ़ाई के बाद सुरक्षित वापस भी लौटी। ग्रामीणों के अनुसार बाढ़ ने जीवन को मुश्किलों से भर दिया है, पर इन बच्चियों ने पढ़ाई के प्रति अपना समर्पण नहीं छोड़ा। तो वहीं दूसरी ओर चित्रकूट घूमने निकले पर्यटक रास्ता बंद देखकर इसी टूटे ब्रिज के पास पिकनिक मनाकर वापस लौट गए। इस बाढ़ के हालात के बीच में भी एक अच्छी तस्वीर नजर आ रही है। एक स्कूली बच्चे जो इस नदी के एक हिस्सा टूट जाने पर भी पार कर स्कूल गए थे और स्कूल से वापस हुए हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है गुड़िया? मेरी नाम कुमारी लक्ष्मी नंदा। आपका स्कूल कहाँ पे? आपका घर? आप कितने बजे गए थे स्कूल? 8 बजे पढ़ती हैं? तीसरी। क्या नाम है आपका? संतोषी। संतोषी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जसमीन। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? तीसरी। देखिए यहाँ पर तीसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्चियाँ, 6वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्चियाँ इस बाढ़ के हालात के बाद भी अपने स्कूल जा रही हैं और शिक्षा को ग्रहण कर रही है। इस कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा ग्रहण करना बस्तर में एक चुनौती के बीच में एक अच्छी तस्वीर को दर्शाता है। रौनक शिवहरे, विस्तार न्यूज, रेखा। इधर महुआ मोइत्रा की अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले पर नितिन नबीन का बयान सामने आया है। बेचैनी और निराशा में है कांग्रेस। नितिन नबीन ने कहा समय आ गया है कांग्रेस को मिट्टी में मिलाने का। कांग्रेस अपनी उत्पत्ति को गालियां दे रही है। नरेंद्र मोदी के अपशब्दों पर जनता का जवाब सख्त रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से महुआ मोइत्रा ने अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की, इस मामले पर अब छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बेचैनी और निराशा में दिया गया ये बयान है। बेचैनी, किस प्रकार की निराशा और किस प्रकार के संस्कार से ये लोग आए हैं, और मेरा इसलिए ये मानना है कि जिस संस्कार और जिस बेचैनी में हैं, मैंने कल भी एक बात कही थी कि कांग्रेस को अब समय आ गया है कि मिट्टी में मिला दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस आज जिस तरह से उत्पत्ति उसकी हुई, आज इसी मिट्टी को वो गाली दे रहे हैं।